नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा BHIC 131 यूनिट नंबर 2, एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे कि साक्ष्य का विश्लेषण क्या है, कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। इस भाग में समझेंगे कि पुरातात्विक स्थलों की तिथि कैसे निर्धारित की जाती थी, या किन वस्तुओं को व्यापार किया गया था, या कौन सी वनस्पति तथा पशु मौजूद थे अतीत में हमारे। अगला पॉइंट है 2.41 तिथि निर्धारण की तकनीक, मतलब अतीत के समान वस्तुएं वगैरह मिलते थे, उसके तिथि कैसे निर्धारित किए जाते थे। आइए कुछ समझते हैं। पुरातात्विक शोध में जो प्राथमिक सवाल उठता है वह यह है कि कोई विशेष वस्तु या पुरातात्विक स्थल कितने पुराना है। ठीक है, दूसरा शब्दों में यह कहे कि किस समय के हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि पुराने समय में जो भी अगर वस्तु मिली है, या आज के टाइम में जो भी वस्तु मिली है, या कोई मानव कंकाल मिला है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई वो किस समय का है, तो उसकी तिथि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। तो कुछ उसके तकनीक है जिसके द्वारा उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, एक टाइपोलॉजी तकनीक है। ये टाइपोलॉजी स्तरीकृत अनुक्रमण और शैलीगत विश्लेषण जैसे पारंपरिक तरीकों से कालक्रम के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शैलीगत उससे कहा जाता है, मतलब कि इस तकनीक के जरिए हम सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकते थे, कोई सटीक डेट हम नहीं बता सकते थे कि भाई कि ये सामान जो है ये उस समय में या उस काल में है। ठीक है, सापेक्ष तिथि निर्धारण या रिलेटिव डेटिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हालांकि नई वैज्ञानिक तकनीकों के आगे बढ़ते से हम अब और अधिक सटीक तिथि निर्धारण करने में सक्षम हैं। जैसे पहली सफलता हमें जो मिली थी, जो है 1950 में हमें मिली जब विलार्ड लिब्बी ने लकड़ी या हड्डी जैसे कार्बनिक पदार्थों को तिथि निर्धारण के लिए कार्बन 14 डेटिंग की विधि विकसित की। विलियम लिब्बी ने 1950 से पहले ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन से वस्तु कैसे तिथि निर्धारित किया जाए, तो उसके लिए रिलेटिव डेटिंग का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या है, जब 1950 में विलियम लिब्बी ने कार्बन डेटिंग का आविष्कार किया, तो इससे अब एक कंफर्म डेट हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब आप पूछोगे कि भाई कार्बन डेटिंग क्या है या तिथि निर्धारण कैसे किया जाता है, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। एक क्वेश्चन है कि भाई कार्बन डेटिंग के द्वारा तिथि निर्धारण कैसे किए जाते हैं, या कार्बन डेटिंग क्या है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। जब कोई वस्तु या जीव अस्तित्व में होता है तो उसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, C12 और C14, यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14। इनमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना वो समान होती है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु विघटित होती जाती है, यानी कि सड़ते चला जाता है या गलने लगता है, वैसे वैसे क्या है कि कार्बन 14 का जो मात्रा है ना कम हो जाता है। जैसे C12 की मात्रा जो है समान रहती है, लेकिन कार्बन 14 जो है 14 की मात्रा जो है कम हो जाती है। ये 5730 वर्षों में कार्बन 14 जो है की मात्रा जो है घटकर आधी रह जाती है, यानी कि 5730 तक जो कार्बन की जो संख्या है, कार्बन 14 की संख्या है, वो घट करके आधी हो जाती है। ठीक है, एक्चुअल में कार्बन डेटिंग जो होता है ना, जब जीव या कोई जीवाणु जो भी जब अस्तित्व में रहता है, तो उसमें क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है दोनों ग्रहण करता है एक साथ। ठीक है, जब वो मर जाता है, जब उसका विघटन होने लगता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो कार्बन 14 है ना उसकी जो संख्या है ना वो कम हो जाती है धीरे धीरे। और लेकिन जब कार्बन 12 का जो है, जो कार्बन 12 की जो संख्या है वो बराबर रहती है। ठीक इसी प्रकार जो है, जैसे ये एक मैं पैमाना बना रहा हूँ आपके लिए, ये एक पैमाना है, ये कार्बन 12 हो गया। ठीक है, और कार्बन 14 ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, धीरे धीरे जो है क्या है कि जब इंसान जीवित रहता है, तो कार्बन 14 और कार्बन 12 जो है दोनों अस्तित्व में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, जब मर जाते हैं तो कार्बन जो 14 है वो धीरे धीरे घट करके नीचे हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, कार्बन 14 कम हो जाता है और कार्बन 12 दोनों बराबर रहते हैं, एक समान रहता है।
तो इन दोनों का अनुपात निकाल करके इस किसी वस्तु का या किसी जीव का तिथि निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है, कार्बन डेटिंग के द्वारा। आज के डेट में जब हम खुदाई करते हैं तो ज़्यादातर क्या है कि उनके अस्तित्व मिलते हैं, हड्डी वगैरह मिलते हैं, तो उनमें ज़्यादातर पाई जाती है कार्बन 14 और कार्बन 12, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसी ही आधार को मानकर किसी वस्तु का कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। यानी कि मैं बता चुका हूँ, इन दोनों के बीच को अनुपात निकाल करके उनकी कार्यकाल जो निर्धारित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, निर्जीव वस्तुओं के आयु ज्ञात करने के वैज्ञानिक तरीका जो है यूरेनियम डेटिंग पद्धति है, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग पद्धति, इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, ठीक इसी प्रकार पेड़ में वल्वो को आप समझ सकते हो, वल्वो इसे कहते हैं, जो इनके रिंग होते हैं ना, ये रिंग, ये इसको वल्वो कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पेड़ों में वल्वो की वार्षिक वृद्धि तिथि निर्धारित करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसको अभी समझेंगे, ठीक है, जिसे ट्री रिंग डेटिंग या डेट्रोक्रोनोलॉजी अर्थात वृक्ष विलय तिथि निर्धारण के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं क्या है ट्री रिंग। ट्री डेटिंग से हम उस समय के वातावरण या मौसम के बारे में भी हम जान सकते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं ट्री डेटिंग कैसे की जाती है। देखिए, ये जो पहला गोल जो आपको दिख रहा है आपको इस जगह पे, ये जो पहला सा, ये फर्स्ट ईयर का होता है, यानी कि पहले साल में इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। इसी प्रकार साल बाय साल दर बाय जितने साल होते चले गए उतने ही ये रिंग बनता चला जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रख देना कि ये जितने भी है रिंग, ये जितने फैले फैले दिखेंगे आपको, ये उस समय को समझ लेना कि भाई उस समय का वातावरण खुला वादियों में था, मौसम अच्छे थे, यानी कि गर्मियों का मौसम था। लेकिन ठीक है, इसी प्रकार क्या है कि जब अगर आपको रिंग चिपके से नज़र आएंगे एक साथ, जो कई सारे रिंग उसके बीच में स्पेस जो है वो कम मिलेंगे, तो वो समझ लेना कि उस समय वातावरण जो है ठंड ज़्यादा थी और उस समय वातावरण बहुत ठंड थी, ठीक है। जैसे आपको ये दिखाया गया फर्स्ट ईयर में जो है ग्रोथ ये कैसे हुआ है, ठीक इसी प्रकार जो मैं आपको बताया, जो उस समय के मौसम अगर अच्छे होते हैं, खुले वादियों और बरसात वगैरह होता है, तो इसके जो स्पेस की इसकी जो दूरी है ना, ये बढ़ जाती है, यानी कि फैलने लगते हैं। ठीक उसी समय जो ड्राई सीजन होता है, जो ठंडियों का मौसम होता है, जो सूखापन होता है हल्का सा, मतलब नमी वाला, तो उस समय क्या है, ये रिंग जो है चिपके से हो जाते हैं। और स्क्रॉम फॉर ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला, स्कार फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जब गर्मियों ज़्यादा हो जाती है, जब पेड़ वेड़ वगैरह में आग लग जाती है हल्की फुल्की, तो उस समय ये दाग जो है रेसेस से बन जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्री डेटिंग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार कई तिथि निर्धारण विधि है, मतलब इसी के प्रकार जैसे ट्री डेटिंग हो गया, आपको कार्बनिक 14 डेटिंग हो गया, इसी तरह से कई सारे तत्वों को जानने के लिए और भी विधि है। आइए इसको इस बारे में समझते हैं, ठीक है। पहला है त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री AMS। ये डेटिंग तकनीक लेटेस्ट तकनीक है, ठीक है, जिसके परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत छोटे नमूने की आवश्यकता होती है। यानी कि इस तकनीक के द्वारा ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई उस समय के मनुष्य के पूरे कंकाल चाहिए, एक छोटा सा भी हड्डी का कण मिल गया ना, तो उसके द्वारा ये क्या करेंगे, मतलब उस समय की उसके डेट जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट टेक्निक है, ठीक है। यह तिथि निर्धारण तकनीक उन कार्बनिक पदार्थों की तिथि निर्धारित कर सकता है। ये तकनीक जो है 50,000 साल पुराने तिथि निर्धारित कर सकता है, यानी कि 50,000 पुराने यानी कि 50,000 पूर्व साल की तिथि निर्धारित कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है रेडियो कार्बन। ये कार्बन वाले कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ के बारे में डेटिंग करता है, जैसे कोयला वगैरह, पत्थर वगैरह हो गया, ठीक है। इसको क्या है, इससे ये 50,000 वर्ष पूर्व ईस्वी पूर्व तक का ये जो है डेटिंग कर सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है कई पोटेशियम आर्गन जो हो गया, ये चट्टानों वगैरह के लिए होती है, जैसे ज्वालामुखी के चट्टाने हो गया, ये इसके बारे में जानकारी देता है या उस समय की डेटिंग निकालता है पोटेशियम आर्गन द्वारा, ठीक है। ये जो है 80,000 वर्ष ईस्वी पूर्व यानी कि BCE से अधिक पुरानी तक ये डेटिंग कर सकता है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार जो है यूरेनियम श्रृंखला, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूरेनियम श्रृंखला ये कैल्शियम कार्बोनेट से समृद्ध चट्टानों या धातुओं के द्वारा ये
दांतों के द्वारा उस समय की तिथि दर्शा सकता है। ये 10,000 से 50,000 वर्ष तक की माप सकता है, ये डेटिंग कर सकता है। ठीक है, अगली तकनीक है थर्मोल्यूमिनेंस यानी कि टीएल डेटिंग। ये पकाए हुए मृदभान मिट्टी के बर्तन हो गया, पत्थर हो गया, ये इन सब की डेटिंग करता है कि ये कितने साल पुराना है। ठीक है, ये कब बना है। ठीक है, ये जो है 10,000 से भी 1,00,000 BC ईस्वी तक यानी कि 1,00,000 ईस्वी तक ये जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्पिन प्रतिध्वनि ESR। ये हड्डी, खोल, दांते की परतें, ये इसके बारे में जानकारी देते हैं यानी कि इसके बारे में डेटिंग करता है। ठीक है, ये हज़ारों साल पहले से लेकर लगभग 10 लाख साल पहले तक की ये डेटिंग कर सकता है। अगर मान लो कोई सामान मिले, हड्डी या खोल किसी चीज़ की या दांते वगैरह, तो उसके बारे में ये 10 लाख जितने भी पुराना होगा उसकी उतनी ये डेटिंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्पादन तकनीक और प्रक्रिया। जो वस्तुएं उत्पादन, उसकी क्या तकनीक थी और उसकी क्या क्या उपयोग थी या क्या उसकी प्रक्रिया थी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। अन्वेषण और उत्खनन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बरामद किए जाते हैं। ठीक है, जो खुदाई और अन्वेषण जब की जाती है तो निम्न प्रकार की वस्तुएं मिलते हैं। पुरातत्व हमें ये सूचित करता है कि वो कैसे बने गए थे। ठीक है, उनकी उत्पादन प्रक्रिया और उनकी प्रयोग कैसे किया गया था, मतलब वो कैसे बने गए थे और उसका प्रयोग कैसे था। ठीक है, अगला पॉइंट है पुरावशेष। जो है पुरावशेष को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो पुरावशेष जो है, जो हमारे जो उत्पादन प्रक्रिया जो है या पुरावशेष जो सामान वगैरह है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अपरिवर्तनीय यानी कि जो उसके में कोई परिवर्तन ना हो, और दूसरा है परिवर्तनीय। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, अपरिवर्तनीयता वो है अपरिवर्तित श्रेणी की वस्तुओं को स्वभाव में एक समय के बाद बदलाव नहीं होता है, जैसे कि पत्थर के औजार, लकड़ी की वस्तुएं, पौधे और जानवरों के तंतु आदि। ठीक है, मतलब अपरिवर्तनीय में जो एक बार जो बन गया सो बन गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय वस्तु में ऐसी सामग्री शामिल होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्वभाव और रूप में बदलाव आते हैं। मतलब जैसे अगर एक कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं, जैसे कोई अगर मृद भांड बना रहे हैं या कोई मटका बर्तन ही बना रहे हैं, तो उसको पहले मिट्टी को गिला करके उसको बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको पकाया जाता है। कई सारी उसकी प्रक्रिया है। ठीक है, तो वो परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लगभग ऐसे सामग्री को उत्पादन में गर्मी के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मतलब उसे जैसे कोई बर्तन है तो उसको हीट करके ही पकाया जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन और धातु की वस्तुएं, जैसे जेवर वगैरह हो गया या कोई धातु की वस्तु हो गया, उनको मतलब परिवर्तन ही करके बनाया जाता है। ठीक है, आगे है जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व, जो हमें यह पता लगाने की मदद करता है। यह भी पुरातत्व का एक भाग है, जातीय और प्रयोगात्मक पुरातत्व। ठीक है, इसका पॉइंट है कि ये जो है ऐसे वस्तुओं को कैसे बनाई गई है और उनका कार्य क्या था, इनका ये जानने की जानकारी लेते हैं। ठीक है, जातीय पुरातत्व। ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन की उत्पादन प्रक्रिया को लेते हैं। ठीक है, मिट्टी नरम होती है और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों की उत्पादन प्रक्रिया मिट्टी प्राप्त करने से लेकर अंत में तैयार उत्पादन पर प्राप्त करने तक उत्पादन की कई चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसी के कुछ पॉइंट। जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व के माध्यम से हमें उत्पादन प्रक्रिया के कई विवरणों का पता लगाया जा सकता है। जो ये जातीय पुरातत्व और प्रयोगात्मक पुरातत्व है, ये हमें जानकारी देता है कि भाई कोई कौन सी चीज़ कैसे बना, किस हिसाब से बना, वो उनकी जानकारी देता है, क्या क्या प्रक्रियाएँ थी। ठीक है, ये हमें ये जानकारी देता है कोई अगर वस्तु बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा व्यापार और विनय। ठीक है, विनिमय। पुरातत्व के माध्यम से हमें ये समझ सकते हैं कि विभिन्न समुदाय के भूमि अथवा समुद्र के मार्ग द्वारा
किए जाने वाले व्यापार में कैसे लगे। मतलब जो वहाँ के मूलभूत निवासी लोग जो थे, विभिन्न समुदाय के लोग थे, वो समुद्र और भूमि के मार्ग के द्वारा कैसे व्यापार में वो कैसे एक साथ जुड़े। ठीक है, जब जब हम कच्चे माल से बने उन अवशेषों को ढूंढते हैं जो स्थानीय रूप से नहीं पाए जाते, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये व्यापार के माध्यम से आए थे। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में पुरातात्विक स्थलों पर पाए जाने वाले एम्फोरा, एक ये बर्तन होती है, एम्फोरा एक बर्तन होती है जो उसमें ज़्यादातर मदिरा या कोई दाल वगैरह बना करके रखा जाता था। एम्फोरा जो लगभग 2000 साल पहले इंडो रोमन साम्राज्य के व्यापार में शामिल है। एम्फोरा जो है ये 2000 साल पहले ये क्या था, इंडो रोमन में इसको बनाया जाता था। ठीक है, और वो ये जो मिला है हमें, ये आपको हड़प्पा की सभ्यता में मिली है ये चीज़ें। ठीक है, अगला पॉइंट है, उन एम्फोरों के अध्ययन के माध्यम से हम रोमन साम्राज्य के उस क्षेत्र को सीमित कर सकते थे। यानी कि उस एम्फोरा जो हमें मिली है उसके अध्ययन करके हम उस रोमन साम्राज्य के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जहाँ से विभिन्न एम्फोरा भारत पहुँचे थे, इसी तरह के अध्ययन हमें प्राचीन व्यापार मार्गों और नेटवर्कों के बारे में भी बताता है। जहाँ जहाँ से एम्फोरा आए, जैसे इंडो एरिया जो आए हैं वहाँ से एम्फोरा वो भारत में आए, उसके बारे में हमें इससे हमें ये पता चलता है कि भाई व्यापार जो था, व्यापार का जो मार्ग था और नेटवर्क सिस्टम था वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, और बड़े पैमाने पे किया जाता था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय पुरातत्व। जो हमारे पर्यावरणीय उस समय के जो वातावरण थे उसके बारे में जानकारी देता है ये पर्यावरणीय पुरातत्व। ठीक है, विकास, इसके कुछ पॉइंट हैं। विकास के प्रारंभिक चरणों से ही मानव लगातार बदलते परिवेश में जी रहा है। मतलब जब से विकास हुआ है मानव जो है, मनुष्य जो है बदलते हुए परिवेश में जी रहा है अब तक। ठीक है, अतीत में कई हिमयुग के उतार चढ़ाव वाले वातावरण ने उन्हें प्रभावित किया है। हमारे अतीत में ऐसे कई बार हुआ है जो मतलब सालों साल ठंड भरी है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। अतीत के वातावरण को वैश्विक स्तर पर पुनर्निर्माण पुरातत्व द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, समुद्री तल की तलछट और स्तरीकृत बर्फ की चादरों पर हजारों वर्षों की जलवायु इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो समुद्र का जो तल है, जो समुद्र के नीचे जो ज़मीन है उसके तलछट से और जो लाखों वर्षों से जो बर्फ़ जमे पड़ी है उसकी चादरों से हमें हज़ारों वर्षों की जो है जलवायु के इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, कोर के समस्थानिक विश्लेषण के द्वारा गहरे समुद्र के तल और स्तरीकृत बर्फ़ की चादरों से प्राचीन तापमान, बारिश और हवा के पैटर्न का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और आ जाता है हमारा पुरातत्व वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व जीव विज्ञान। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। पुरातत्व स्थलों में पौधे और जानवरों के अवशेष होते हैं जो हमें बताते हैं कि मानव ने इनका कैसे प्रयोग किया और उनके साथ मिलकर काम किया है। ठीक है, प्राचीन पौधे के अवशेष के अध्ययन की पुरातत्व वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन पौधे के अवशेषों को जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पुरातत्व वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पुरातात्विक स्थलों पर पाए जाने वाले पौधे के अवशेष को स्थूल और सूक्ष्म वनस्पति अवशेष के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए समझते स्थूल वनस्पति किसे कहते हैं। स्थूल वनस्पति के अवशेष नग्न आँखों द्वारा देखा जाने के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। स्थूल जो वनस्पति होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे उसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं, नग्न आँख से देख सकते हैं। जो सूक्ष्म नहीं होती है, नग्न आँख से देख सकते हैं। ठीक है, इसे स्थूल वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह है वे आमतौर पर अनाज, बीज, फल आदि के रूप में जीवित रहते हैं। जैसे स्थूल में आ जाता है आपको बीज हो गया, फल हो गया, अनाज हो गया, गेहूँ चावल जो हो गया, ये स्थूल वनस्पति में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से है अगला पॉइंट है, खुदाई के दौरान वो एक जाली के माध्यम से खुदाई को की गई
सूखी या गीली मिट्टी के छानने के द्वारा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है सूक्ष्म वनस्पति। आइए जानते हैं सूक्ष्म वनस्पति किसे कहते हैं। ठीक है, अवशेषों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि सूक्ष्म वनस्पति के अवशेष को नग्न आँख से नहीं देखा जा सकता है और उन्हें स्थल पर व्यवस्थित रूप से लिए गए मिट्टी के नमूने से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूक्ष्म वनस्पति अवशेष को दो प्रमुख में विश्लेषण किया जाता है, यानी कि जो सूक्ष्म वनस्पति है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पराग विश्लेषण या पैलिनोलॉजी और दूसरा है फाइटोलैटिक विश्लेषण। ठीक है, पराग कणों के अध्ययन से वनस्पति में उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। ठीक है, अध्ययन की उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। और जबकि फाइटोलैथिन पौधे की कोशिकाओं से प्राप्त सिलिका के कण हैं। पराग जो है, जो छोटी मोटी जो वनस्पति के जो कण पाए जाते थे उनके द्वारा उनकी जानकारी मिलती है। जबकि फाइटोलॉजी जो होता है, जो पेड़ पौधों की कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं कि हाँ भाई ये पेड़ पहले भी थे या नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में, जो प्राचीन अवसादों में अच्छी तरह से जीवित रहा है, मतलब जो मैं आपको बताया कि फाइटोलॉजी पौधे जो है पौधे की कोशिकाएं से प्राप्त सिलिकन के कणों से है, जो प्राचीन अवसादों में अच्छी तरह से जीवित रहा है। ठीक है, इसी तरह से है नेक्स्ट पॉइंट है, वह आमतौर पर राख, मिट्टी के बर्तन या पत्थर के औजारों आदि परतों में पाए जाते थे। ठीक है, फाइटोलैथिस का जो अध्ययन हमें मनुष्य द्वारा विभिन्न पौधों के उपयोग के बारे में बताता है। फाइटोलैथिस का अध्ययन जो है हमें मनुष्य द्वारा विभिन्न पौधों के उपयोग, जो मनुष्य जो पहले अतीत में जो पौधों का उपयोग जो करते थे उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आहार और जीवन निर्वाह। पर्यावरण के बारे में जानकारी के अलावा पौधे और जानवरों के अवशेष उन्नति से अतीत में लोगों के आहार और निर्वाह की जानकारी देता है। ठीक है, कई तरीकों से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि अतीत में मनुष्यों का आहार कैसा रहा होगा। ठीक है, कुछ अनाज जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, चावल सूखने या जलाने से संरक्षित स्थूल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ अनाज जो है, कुछ जैसे अगर गोदाम जलने लगता है तो कुछ जो है बच जाते हैं, उससे हमें यह पता चलता है कि भाई ये अभी तक रखा पड़ा है, स्थूल है। ठीक है, इसी तरह खाना पकाने के बर्तन के रासायनिक अवशेषों के विश्लेषण से पके हुए भोजन की पहचान की जा सकती है कि वह अनाज या फलिया से संबंधित है या नहीं। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ एम्फोरा शर्ट्स के विश्लेषण से संबंधित होता है कि इन भंडारण के बर्तनों में शराब और जैतून के तेल रखा जाता था। जो एम्फोरा जो है उसमें शराब और जैतून के तेल रखा जाता था। ठीक है, पौधे के अवशेष की तरह पशु अवशेष भी मानव आहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, हालांकि जानवरों की हड्डियां पुरातात्विक स्थलों पर अलग अलग कारणों से आ सकती है। हालांकि और यह हमेशा मानव उपभोग से संबंधित नहीं है कि इसलिए केवल उन जानवरों को मनुष्य द्वारा उपभोग किया गया माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिनकी हड्डियों पर मानव द्वारा काटने के निशान मिलते हैं। व्यक्तिगत भोजन के बारे में जानकारी पेट की सामग्री के विश्लेषण और जीवाश्म मानव मल के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जिन जानवरों के हड्डियों पर मतलब जो मानव द्वारा काटे गए निशान मिले, यानी कि वही मानव ने उस जानवर को उपभोग किया है, यानी कि उसका सेवन किया है। ठीक है, इसी तरह जीवाश्म मल जिसे कोप्रोलाइट और उसके अध्ययन को कोप्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अतीत में लोगों ने क्या खाया इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कौन करता है? क्रोपोलॉजी कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैव पुरातत्व ने आइसोटोपिका तकनीक के द्वारा अतीत के लोगों के बारे में जानकारी देते हैं कि वह मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। जो जैव पुरातत्व जो है वो आइसोटोपिक के द्वारा उस समय के लोगों के बारे में बताते थे कि वो मांसाहारी है या शाकाहारी है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, सामाजिक जानकारी के लिए कब्रों के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर हमें पुराने अतीत के लोगों के सामाजिक जानकारी लेना है तो उनके जो है कब्र को गर्त भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, गर्त
कहा जाता है। सामाजिक जानकारी के लिए कब्रों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आमतौर पर कब्रों में दफनाने के साथ कुछ सामान शामिल होते थे। जो पहले लोग क्या करते थे कि भाई कब्र जब कोई मरता था तो उनके साथ उनके कुछ चिनासी जो उनके मन पसंदीदा चीज़ हुआ या जैसे उनकी हैसियत हुआ करती थी वो कब्र के साथ उनके साथ दफना दिया करते थे। ठीक है। जो जो किसी नेक्स्ट पॉइंट है, जो किसी व्यक्ति के हैसियत को दर्शाते हैं, और कब्रों के समाज की तुलना हमें सामाजिक अंतर के बारे में भी बताता है। ठीक है। कब्र के बारे में इसके जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा सभ्यता के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। वो उसमें डिटेल से दिए रखा है, इसमें हालांकि एक छोटा सा इंट्रो है। ठीक है। कब्र में मूल्यवान वस्तुओं के उपस्थित व्यक्ति की उच्च स्थिति को सुझाव देता है। यानी कि जो कब्र में जो मूल्यवान कीमती सामान जो पाए जाते थे उसमें ये पता चलता था कि वो व्यक्ति का जो उच्च स्थिति था, उनका सुझाव, उनके जो पद था उच्च था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया में उर के शाही कब्रों में, मेसोपोटामिया के जो शाही कब्रों में थे, हड़प्पा की लंबी बैरेल का कर्नलिया मोती पाई गई है। ठीक है। जो जब मेसोपोटामिया से जब व्यापार चला करता तो वहाँ पे क्या होता था कि हड़प्पा की जो सबसे जो कीमती चीज़ हुआ करती थी वो कर्नेलिया मोती हुआ करती थी, बैरेल की कर्नेलिया मोती। तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खरीदा करते थे या राजा महाराजा रखते थे, तो उनके कब्रों में ये ज़्यादातर पाया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है प्राचीन समाजों की जांच परख। जो हमारे प्राचीन लोग रहा करते थे उनकी कैसे उनकी जांच परख करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा, प्राचीन समाजों की प्रकृति और पैमाने को समझने के लिए मानव वैज्ञानिक एलमैन सर्विस ने समाजों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। आइए जानते कौन कौन से भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है घुमक्कड़ शिकारी समूह, दूसरा है खंड समाज यानी कि गांव के लोग वगैरह जो रहा करते थे, तीसरा है मुखिया तंत्र और चौथा है राज्य व्यवस्था। ठीक है। आइए इसके कुछ पॉइंट है। अगला पॉइंट है ये अभी बात हो रही है घुमक्कड़ शिकार के बारे में। इनके बस्ती विश्लेषण और उत्खनन के आधार पर अंतर के बारे में पता लगाया जा सकता है। घुमक्कड़ जो शिकारी समूह की बस्तियां अस्थायी शिविर हैं। ठीक है। खंडखा समाज का स्थायी गांव, जो खंडखा जो है हमारा जो है वो स्थायी गांव के लोग होते हैं। ठीक है। और तीसरा जो मुखिया तंत्र के जो लोग हैं वो किलेदार के केंद्र और अनुष्ठान के केंद्र और राज्य व्यवस्था के शहरों, कस्बों और सीमांत सुरक्षा द्वारा चिन्हित किए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम अतीत में मनुष्य द्वारा छोड़े गए भौतिक साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से विश्लेषण के द्वारा मनुष्य की सोच तथा भाषा के बारे में जान सकते हैं। जो हमारे अतीत के जो मनुष्य लोग जो है उनके जो भौतिक साक्ष्य द्वारा जो छोड़ी गई है उसको हम विश्लेषण करके उस समय के मनुष्य के लोगों का सोच और भाषा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरातत्वविदों का मानना है कि कुछ भाषाएं होमो हेबिलिस तथा होमो इरेक्टस द्वारा विकसित किए गए थे। ठीक है। अगला पॉइंट है धर्म अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। मतलब उस समय के भी लोग धार्मिक रहा करते थे, धर्म को मानते थे, और पुरातत्व प्राचीन धार्मिक प्रथाओं को समझने में मदद करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है यह धार्मिक संरचनाओं के सबूत की विभिन्न श्रेणियों का उपयोग करते थे, जैसे कि भाई डेल्फी में अपोलो का मंदिर, सांची स्तूप आदि। अगला पॉइंट है कुछ पुरातत्व स्थलों पर खुदाई के दौरान देवी देवताओं के मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। ठीक है। वे स्थानीय पूजा के स्थल माने जाते थे, जैसे बागोर के प्रागैतिहासिक मंदिर। ठीक है। इस पार्ट का एक ये लास्ट टॉपिक है जलमग्न पुरातत्व। पुरातत्व की एक शाखा है जो उन बस्तियों की जांच करती है जो पानी के नीचे डूब गई है, जैसे कि अतीत में झील, रेत तटों के पास स्थित बस्तियाँ, जो झील के पास या जो नदियों किनारों के पास जो बसे रहा करते थे उन बस्तियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। समुद्र या झील के स्तरों की वृद्धि के कारण कुछ हिस्से या पुराने बंदरगाह का पूरा क्षेत्र पानी के नीचे डूब गया था। यानी कि समुद्र का जो पानी जो है उसका स्तर बढ़ने के कारण जो कुछ पुराने बंदरगाह थे या कुछ गांव के हिस्से थे वो पूरे डूब चुके हुए थे। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है जलमग्न पुरातत्व जहाज़ों की भी जांच करते हैं। ये एक जलमग्न जो है, ये पुरातत्व जो है, ये क्या करते थे, जहाज़ों की भी जांच पड़ताल करते थे। जो डूबी हुई जहाज हो गए उनकी जांच पड़ताल यही करते हैं, कौन, जलमग्न पुरातत्व। ठीक है। अगला पॉइंट है व्यापारिक जहाज़ों के ध्वस्त जहाज समय के कैप्सूल की तरह होती है। जो व्यापारिक जहाज जो उस समय जो डूब जाया करते थे, वो आज के डेट में समय की कैप्सूल की तरह काम करती है। जैसे उस समय जो व्यापार एक जगह से दूसरी जगह पर अगर लेके जाया करते थे तो वो समुद्र के द्वारा, तो वो कभी कभी तूफान आ गया, कुछ ऐसे हो जाया करती थी, जब समुद्र उसको डुबा दिया करती थी जहाज को। तो वो उसमें क्या होगा, जो सामान वगैरह जो है वो हमें उस समय की जानकारी देता है। ठीक है, कि उस समय अतीत में क्या क्या हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो विभिन्न उत्पादों के साथ तो डूब जाते हैं वो, जिन्हें वे ले जा रहे थे। देखिए अगला पॉइंट है भूमध्य सागर में कई जहाज़ों की खोज की गई। जो भूमध्य सागर है उसमें कई जहाज मिले हैं जो जो लोह युग से यूरोप, अतीत, अफ्रीका और लेवांत के क्षेत्रों के बीच व्यापार करते थे। जो लोह युग में यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और लेवांत के क्षेत्र में व्यापार क्या करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जलमग्न पुरातत्व के माध्यम से पुराने अलेक्जेंड्री के डूबे हुए हिस्सों, मिस्र और टाइटैनिक जैसे जहाज़ों की जांच की गई है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा समुद्र के किनारे की जगह को खोजने के लिए जलमग्न पुरातत्व की जियोफिजिकल तरीक़ों का भी उपयोग किया जाता है। यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। इसके एक पार्ट और रह गए हैं। उस पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस पार्ट में जो है धार्मिक स्थलों के बारे में बताया जाएगा और हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, अगर इसमें आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप उस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट कर देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके हमें बता देना। और आप चाहते हो कि हाँ इसमें कोई और कुछ अपडेट हो सके तो आप प्लीज़ इस सजेस्ट करना कि हाँ किस हिसाब से इसमें और अपडेटिंग कर सकता हूँ वीडियो में। ठीक है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आपको थर्ड पार्ट में आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।